नमस्कार दोस्तों, आज से हमने सब्जेक्ट वाइज जीएस का क्वेश्चन देने का इरादा बदल दिया है। हालांकि आज के वीडियो में बायोलॉजी का ही प्रश्न ज़्यादा है। अब से चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी का प्रश्न हो, सब मिलाकर ही सामान्य विज्ञान का अति महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक रूप से प्रश्न तैयार की जाएगी। यदि आपको एक्सप्लेनेशन लंबा लगे या कम लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे से हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको इन 25 प्रश्न में ही 100 प्रश्नों के बराबर जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अति सामान्य और महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखते हैं पहला प्रश्न कि टाइफाइड तथा कॉलरा किसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये दो बीमारी का नाम हमने बताया है। टाइफाइड जिसको हम आर्द्र ज्वर भी कहते हैं, है ना, और कॉलरा इसको हैजा भी कहते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका जलजन्य रोगों का। थोड़ा सा बता दें, इसमें टाइफाइड जिसको आर्द्र ज्वर कहते हैं, यह सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। इस जीवाणु का नाम है सैल्मोनेला टाइफी और यह रोग दूषित जल एवं दूषित खाद्य पदार्थों से होता है। जबकि कॉलेरा हैजा जिसको बोलते हैं वो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग जल, खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विटामिन बी जिसको नियासिन या निकोटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम यदि कहें तो नियासिन या निकोटेनिक अम्ल भी कहते हैं। और पेलाग्रा को फोडी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये भी जानकारी रखिए क्योंकि इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि पेलाग्रा को क्या कहा जाता है और अन्य नाम से क्या जाना जाता है, तो फोडी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन डी। सही आंसर है विटामिन डी। और एक चीज़ बता दें कि विटामिन डी जो है इसके अभाव के कारण कैल्शियम आयन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, मूत्र के मार्ग से मूत्र के साथ विसर्जन होने लगता है। ये जानना जरूरी है कि विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, कैल्शियम आयन मूत्र के साथ विसर्जित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थियों में कैल्शियम आयन जमा नहीं हो पाता है। और इससे क्या होता है कि बच्चों में रिकेट्स, और यही चीज़ यदि बड़ों में हो, वयस्कों में हो, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग कहते हैं, यानी कि ऑस्टियोमलेशिया बीमारी हो जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? इस तरह के जो रतौंधी के जो रोगी होते हैं वैसे व्यक्ति को मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मंद प्रकाश में नहीं देख पाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए, इसका जो हम बता दें कि किसकी कमी से होता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से शिशुओं की वृद्धि रुक जाती है, ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती है। और यदि यही कमी नर सदस्य में बड़ों में हो जाता है तो क्या होता है, जनन क्षमता कम हो जाती है या फिर गुर्दों में पथरी भी हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए एक बहुत ही घातक, इससे बहुत घातक बीमारी हो सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन होता है? यानी कौन सा विटामिन रक्त का किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन डी, है ना। तो सही आंसर है विटामिन के। और जिसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ये भी जानकारी रहना चाहिए, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होना आवश्यक, उसके लिए ये होना फिलोक्विनोन होना जरूरी है। और यह जो है हरी पत्तीदार सब्जी में, टमाटर में, पनीर में आदि में, जो क्या है, पनीर आदि में पर्याप्त रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के कितने दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या आपका फिर क्या कहते हैं इसको, 28 दांत, है ना। तो इसका सही आंसर है 20 दांत। ठीक है, एक बता दें इसमें कि बच्चों का जब उम्र 6 वर्ष हो जाता है ना, तो 6 वर्ष की आयु होते होते दूध दांत क्या लगता है, टूटने लगता है, गिरने लगता है, और फिर उसके जगह पे नए और स्थायी दांत निकलने लगते हैं।
ऐसे मनुष्यों में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन कभी कभी या किसी किसी के मुख में 28 या 30 ही दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, 20 वर्ष की आयु में 100 हड्डियां, 206 हड्डियां, 300 हड्डियां या 306 हड्डियां। तो इसका सही आंसर है 206 हड्डियां। ठीक है, जिसमें से समस्त हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में होता है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, यानी किसी को भी दे सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में बताना चाहेंगे कि पहले इसका सही आंसर जान लें कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, बी, ओ, ए या ए बी। तो इसका सही आंसर है ओ ब्लड ग्रुप। अब थोड़ा सा इसमें हम डिटेल जानना चाहेंगे। जैसे बता दें कि कई व्यक्तियों में क्या होता है ना, रक्त में दोनों होता है। हर व्यक्ति में एंटीबॉडी भी होता है, एंटीजन भी होता है। अब क्या है, एंटीबॉडी जो है वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, और जबकि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, यानी लाल रक्तकण में पाया जाता है। ठीक है, अब मजे की बात क्या है दोस्तों कि ब्लड ग्रुप ए, बी या ए बी में एंटीजन मौजूद रहता है, लेकिन यानी ओ में मौजूद नहीं रहता है। फिर से समझिए कि ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो चाहे ए बी हो, इस तीनों में एंटीजन पाया जाता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन रहता ही नहीं है। और यही कारण है कि जब इसमें एंटीजन है ही नहीं, तो यदि ये ब्लड किसी को भी दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें एंटीजन तो है ही नहीं जो उसके एंटीजन से ये कन्फ्लिक्ट करेगा। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप का जो है रक्त जो है किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा देखें तो ठीक है, बेचारा ओ ब्लड ग्रुप जो है वाला व्यक्ति जो है किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है ना। यानी ये सबको दे सकता है, लेकिन ये सबसे नहीं ले सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को बुलाया जाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमेह रोग किस कारण होता है। ठीक है, ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन। ठीक है, इसका सही आंसर है इंसुलिन। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इंसुलिन जो है वो अग्नाशय के एक भाग जो है जिसको बोलते हैं लैंगर हैंस की दीपिका, आप लोग पढ़ेंगे लैंगर हैंस की दीपिका, है ना, उसी के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है ये इंसुलिन जो है वो अग्नाशय का लैंगर हैंस की दीपिका से निकलता है, हार्मोन है ये। और ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या, यदि यह कम स्राव होता है तो इसके कम स्राव से क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी होती है। और यदि बहुत ज़्यादा स्राव हो जाता है तब इसके बहुत ज़्यादा स्राव से हाइपोग्लाइसेमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, इस रोग से जनन क्षमता या दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है और इसे ही इंसुलिन आघात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में तांबा, चांदी, सोना या लोहा, और इसका सही आंसर है लोहा। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि यही हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रक्तकण जो लाल होता है, यानी आरबीसी का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या है ना कि ग्लोबिन नाम का प्रोटीन 96% होता है और हीम नाम का रंजक जो है 4% होता है। ठीक है, और इसी हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है जो क्या करता है ना, ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये हमारा था हीमोग्लोबिन में, इसलिए कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्क से यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। ठीक है, कितना ब्लड प्रवाह होता है प्रति मिनट किडनी से। ठीक है, तो इसका है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या 500 सीसी। तो सही आंसर इसका है 1200 सीसी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये जो है ना किडनी जिसको वृक्क कहते हैं, ये क्या होता है कि सेम के आकार का चॉकलेटी रंग का होता है। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा होता ही है। किडनी के चारों तरफ पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाया जाता है और प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय से में खुलती है और इसमें एकत्रित यूरिन जो है वो क्या होता है, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है और वृक्क को इसी कारण मानव में पूर्ण उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ये भी जान लीजिए, वृक्क को मानव में
पूर्ण उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है। ठीक है, यकृत और मांसपेशियों में क्या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। हम इस बारे में जाने ग्लाइकोजन क्या है। ये ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप है, ग्लूकोज आधारित पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो क्या होता है, यही ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है और फिर हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना लीटर ब्लड होना चाहिए होता है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। और सही आंसर इसका है 5 से 6 लीटर। थोड़ा सा इसे बता दें कि मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ठीक है, और इसका पीएच वैल्यू जो है कितना होता है 7.4 भी होता है। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो हमने बताया ना कि एक एक क्वेश्चन में आपका कई क्वेश्चन यहाँ बनता चला जाता है। हम 25 क्वेश्चन ही देंगे तो सही देखिए तो उसे 2500 के, यदि 50 क्वेश्चन तो निश्चित 75 क्वेश्चन किसी किस्म ज़्यादा भी बतलाए हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शरीर में कितना पानी होता है। 70% पानी, 20 to 30% पानी, 10 to 20% पानी या 30 to 40% पानी। ठीक है ना। अब इसके बारे में बता दें, सही आंसर इसका है 70% पानी। अब इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पे जनरेट किया है। अब आगे सुने, हमारी हड्डियाँ जो देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती है उसमें मात्र 22% पानी होता है। हड्डी में मात्र 22% होता है। उसी प्रकार देखें तो दांत में 10%, स्किन में 20%, मस्तिष्क में 74.5%, मांसपेशियों में 75.6% और ब्लड में 83% जल रहता है। ठीक है, और एक बात बता दें कि शरीर में जैसे ही 1% पानी का कमी हो जाता है ना तो हमें प्यास का अनुभव होने लगता है कि प्यास लग रहा है, पानी पिए, और फिर हम पानी पीते हैं। ठीक है, जब शरीर में यही 5% तक कमी होने लगता है तो शरीर का नीचे नस क्या होता है, खींचने लगता है, या स्टेमिना की कमी महसूस होने लगती है, कमजोरी लगने लगती है। तो पानी हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा है, मानव शरीर के अंगों में समन्वय कौन बैठाता है। ठीक है, मस्तिष्क, तंत्रिकाएं, हृदय, यकृत। तो सही आंसर इसका है मस्तिष्क। इसके बारे में बताएं कि दिमाग, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक बोलते हैं अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क में दोस्तों मुख्य रूप से सेरेब्रम होता है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, सेरिबेलम नहीं बोल रहे, सेरेब्रम होता है। मध्य मस्तिष्क में ऐसा कुछ भी विभाजन नहीं है, और पश्च मस्तिष्क में पोन्स, सेरिबेलम और मज्जा, जिसको मेडुला भी कहते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा था 15 क्वेश्चंस। ऐसा ही फिर हम आगे क्वेश्चन देंगे। दोस्तों यदि हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सही लग रहे हैं, तो आप हमको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और फिर कमेंट में जरूर कुछ लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमीबा को अमर क्यों कहा जाता है। अमीबा हम लोग बच्चे से पढ़ते चले आए। तो दोस्तों हम बताएं कि अमीबा का जो शरीर है वो कायिक एवं जननिक भागों में नहीं बटा होता है। बात समझिए, यानी इसमें कायिकी और जननिक भागों में नहीं बटा होता है, इसलिए ये द्विविभाजन के कारण, सही आंसर क्या है, द्विविभाजन के कारण ये क्या करता है, जनक अमीबा, एक अमीबा जो है वो 2 संतति अमीबा में बढ़ जाता है। द्विविभाजन के कारण ये क्या है, एक अमीबा जो जनक अमीबा होती है वो 2 संतति अमीबा में बढ़ जाता है, और यह चक्र बराबर चलता रहता है। इसलिए अमीबा की कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यह अमर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं। प्रत्यावर्तन एपोएंजाइम, इसको हिंदी में कहते हैं एपोएंजाइम, इंग्लिश में। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये बता दें कि प्रत्यावर्तन का मतलब ये हुआ कि कभी कभी देखते हैं ना जीवों में कि नवजात शिशु में छोटा सा पूंछ आ गया, या पूरे शरीर पर बंदर जैसा बाल हो गया। ठीक है, इसी को वो एपोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कभी कभी जीवों में ऐसा लक्षण दिखाई देने लगता है जो बहुत पहले पूर्वजों में हुआ करता था। ठीक है, यानी क्या हुआ, इसका सही आंसर पूर्व लक्षणों का आना, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एंजाइम का प्रोटीन भाग, ठीक है, तो एंजाइम का प्रोटीन भाग है हेलो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, ये सभी सही आंसर इसका है एपो एंजाइम। एंजाइम का प्रोटो भाग इपो एंजाइम कहलाता है। और एक बात और बता दें इसी में कि जो अप्रोटीन वाला भाग है, ठीक है, जो जिसमें प्रोटीन नहीं है, उसको कहते हैं कोफैक्टर या सहकारक, ठीक है। एंजाइम ये, और एक चीज बता दें इसमें दोस्तों कि शारीरिक ताप 25 डिग्री से 45 डिग्री पर सबसे अधिक क्रियाशील होता है ये एंजाइम, और इससे कम या अधिक ताप पर इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। यानी 60 से 65 डिग्री से अधिक पर यह प्राय नष्ट हो जाता है, और यदि 0 डिग्री से पर देखें तो ये निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा है इसमें। कहते हैं भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 4 प्रकार के, 10 प्रकार के या 2 प्रकार के? तो सही आंसर इसका है 2 प्रकार के। और हम इसका डिटेल बतलाएं कि एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? 19वीं शताब्दी के बाद, यानी 19वीं शताब्दी तक जो इतना भौतिकी था, है ना, उसमें जो जो टॉपिक्स हम उसका बताएंगे, उनको क्लासिकल फिजिक्स माना जाता है। और 20वीं शताब्दी से अभी तक का जो भौतिकी का जो अध्ययन किया जाता है वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड एंड वेव मोशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सारा 19वीं शताब्दी तक की भौतिकी है, ऐसो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया है। जबकि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रखा गया है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मेसोस्कोपिक फिजिक्स। ये सारा को रखा गया है मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान को 2 प्रकार में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना, स्मिथ एवं नाथन्स, या एनल मेमे पेन, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो इसके बाद इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इसकी खोज जो है 1928 में की गई थी, 1928 में। और इसी के तहत पेनिसिलिन, आप देखें जानते भी हैं, पेनिसिलिन जो है ये विश्व की पहली प्रतिजैविक दवा, एंटीबायोटिक मेडिसिन था, जिसे डॉक्टर ने इंसानों के कई संक्रामक बीमारियों के लिए जिम्मेदार जो जीवाणु होता था उसको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया था। यानी पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुनेन की दवा किससे प्राप्त होती है? कुनेन, ठीक है, तो सिनकोना प्लांट, मनी प्लांट, यूकेलिप्टस या अकोनाइट प्लांट्स। सही आंसर है सिनकोना प्लांट्स। और कुनेन की दवा जो है सिनकोना पौधे के छाल से प्राप्त होती है, ये भी जानना है। सिनकोना पौधा जो है उसके छाल से प्राप्त होता है। इससे क्विनिन नामक मलेरिया बुखार की दवा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये हमारा है सिनकोना प्लांट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल, इसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। सही आंसर इसका है बी। शैवाल जो एक सरल सजीव है, ठीक है, और पौधे की तरह ही यह भी प्रकाश सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तैयार करता है, यानी यह स्वपोषी होता है। लेकिन पौधे की तरह इसमें जड़, पत्तियां इत्यादि कोई रचना नहीं पाया जाता है, ठीक है। सो शैवाल क्या है? एक सरल सजीव है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन या लीवेनहॉक, ठीक है। सही आंसर है लीवेनहॉक। और इनका पूरा नाम यदि हम देखें तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इसे देखा था। एकल लेंस का था वो सूक्ष्मदर्शी, और उसी से देखे थे ये। जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है, ठीक है, जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है। एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, और इसलिए इसको वनस्पति भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जीवाणु शब्द का जो प्रयोग हुआ था ये सबसे पहले 1838 में एहरनबर्ग ने किया था। ये भी जान लीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है जीवाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कब किया था? तो एहरनबर्ग ने किया था 1838 ईस्वी में। लेकिन इसका जो खोज हुआ था वो लीवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें
थोड़ा सा छूट गया है, पादप जीवाश्म कहना चाहिए हमको यहाँ पे, जीवाश्म अध्ययन नहीं, यहाँ पे एक सुधार कर लेंगे, पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, पादप जीवाश्म का अध्ययन किसे कहते हैं, ऑल्फैक्टोलॉजी, प्रकाश जैविकी, या फिर पादप जीवाश्मिकी या ऑर्टिनोलॉजिकल। तो इसका सही आंसर है पादप जीवाश्मिकी। ठीक है, हम क्वेश्चन को फिर से दोहरा दें, पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, सिर्फ जीवाश्म का अध्ययन नहीं, पादप जीवाश्म का अध्ययन, और जिसको पादप जीवाश्मिकी या पेलियोबॉटनी कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें जीवाश्म के बारे में कि जैसे कि मान लें लाखों वर्ष पहले जो भी पौधा जीव होता था ना, वो बर्फ, मिट्टी आदि के नीचे किसी तरह से ढक गया, चाहे वो प्राकृतिक घटना हो, भूचाल हो, भूकंप हो, जिस किसी कारण से भी दब जाए, वो दब तो जाता है, लेकिन उसका जो कठोर भाग होता है, जैसे दांत हुआ, अस्थि हुआ, लकड़ी हुआ, ये बिना अधिक बदले दबे पड़े रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, वो दबा ही रहता है। ठीक है, मांसपेशी तो गल जाता है वो सारा चीज़, लेकिन ये जो कठोर भाग है वो ऐसे ही दबा रहता है। और वर्तमान जब हम खुदाई करते हैं ना, तो ये जब प्राप्त होता है तो इसी को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो पादप जीवाश्म जो है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलियोबॉटनी। ठीक है, और अगला अंतिम प्रश्न देखेंगे कि जलोद्भिद पौधे किसे कहते हैं। जलोद्भिद पौधे, क्या जल के बिना उगने वाले पौधे, जलीय वाले भाग में उगने वाले पौधे, अत्यधिक आर्द्रता वाले स्थान में उगने वाले पौधे, या बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है बी और सी दोनों। थोड़ा सा इसको हम बता दें कि जलोद्भिद पौधों को इंग्लिश में हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। पहले ये जान लीजिए, हाइड्रोजन जल, ये वैसे होते हैं जो जल में या अत्यधिक आर्द्रता वाले स्थान में उगते हैं, इसलिए यहाँ पे बी और सी दोनों हुआ। ये वैसे पौधे होते हैं जो जल में हो, ठीक है, या तो जल में पूर्णतः डूबा हुआ रहता हो या अंशतः डूबा हुआ रहता हो। ठीक है, ये पौधे जो है जल में पूर्णतः या अंशतः डूबा रहता है, और इसका तना प्रायः लंबा और मुलायम होता है। ठीक है, इसका तना जो है प्रायः लंबा और मुलायम होता है, जिसमें लकड़ी के रेशे की कमी पाई जाती है, जैसे सिंघाड़ा, जलकुंभी, ये सारी चीज़ें। और बता दें कि जो पौधे जल में न उगकर नम स्थानों में उगते हैं उसे आर्द्रतोभिद पौधे कहते हैं, यानी हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो नहीं, ये भी जान लीजिए, उसको हाइग्रोफाइट्स कहते हैं, जो नम वाले स्थान में उगते हैं। ठीक है, ये पौधे छोटे और कोमल तो होते हैं और पत्तियां चमकदार होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, पत्ती के सिरे से पानी टपकता रहता है, जैसे कि आपको फर्न, बिगोनिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जलोद्भिद यानी जो जल में या अत्यधिक आर्द्रता वाले स्थान में उगते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये प्रश्न का वीडियो समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत पसंद आया होगा, बहुत जानकारी वाला लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए धन्यवाद।